Hey everyone, so in the previous video we have talked about what is pharmacopoeia. In this video we'll be talking about what is formulary. ठीक है, you should be knowing about the difference between a pharmacopoeia and a formulary. हमने last time पढ़ लिया था what is a pharmacopoeia. So I'll put the link in the description to refer to that video, right? In this particular video we'll be talking about formulary. अब आपको इतना समझना है कि फॉर्मुलरी होता क्या है, कितने टाइप्स की फॉर्मुलरी, टाइप्स ऑफ फॉर्मुलरी की अगर मैं बात करूँ तो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी होती है, नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया है या WHO की फॉर्मुलरी है. टू एक्सप्लेन दिस फर्दर आई वॉन्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल. ठीक, सो आई एम कमिंग ओवर टू द एग्जाम जो मैं आपको हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के लिए देना चाहती हूँ और नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया के लिए देना चाहती हूँ. लाइक इन द ओल्ड टाइम्स हमारे पास जब फोन्स नहीं होते थे, है ना, तो आपके पास सिर्फ टेलीफोन्स होते थे, वो भी कनेक्टेड, है ना. तो उस समय देयर वाज नो ऑप्शन टू रिकॉर्ड और सेव द कॉन्टैक्ट्स. तो आपके पास कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं होती थी जैसे आजकल आपको अपने मोबाइल्स के अंदर मिलती है. तो हाउ डू द पीपल यूज टू स्टोर दोज इन्फॉर्मेशन? दे यूज टू कीप इट अ डायरी, राइट. उनके पास एक डायरी होती थी. दे यूज टू राइट इट थ्रू पेन एंड पेपर्स. योर ग्रैंड पेरेंट्स, योर पेरेंट्स मस्ट बी डूइंग इट, कि वो अपने जितने भी क्लोज वंस होते हैं या जितने भी हाउस हेल्प्स होते हैं उन सब का नंबर उनके पास स्टोर्ड होता था टू रेफर टू फ्रॉम द डायरी. ठीक है, बट वो एक पर्सनलाइज डायरी है, राइट. मतलब इफ इट इज़ द पर्सन लाइक मी, तो जो मेरे रिलेटिव्स या मेरे घर में जो लोग आ रहे हैं, इट मस्ट नॉट बी सेम एज द पीपल कमिंग टू योर होम और योर रिलेटिव्स, राइट. तो हर किसी की डिफरेंट डायरीज होती हैं. ठीक है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रोसेस इन दिस, मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि जब हम एक हॉस्पिटल फॉर्मुलरी की बात करते हैं तो इट इज़ अ पर्सनलाइज्ड डायरी टाइप ऑफ थिंग. ठीक है, इस कंसेप्ट को अभी यहीं होल्ड ऑन करते हैं. देन आई मूव फॉरवर्ड टू द सेकेंड थिंग जो मैं तुम्हें समझाना चाहती थी, विच इज़ NFI, विच इज़ द नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया. नाउ फॉर दिस आई एम पुटिंग एन एग्जाम्पल. द एग्जाम्पल इज़ कि आपके पास जैसे ऑल इंडिया के अंदर, इंडिया एज अ कंट्री, इतने सारे कॉन्टैक्ट्स होंगे पहले, तो दे मस्ट नॉट बी एबल टू रिकॉर्ड इट, है ना. कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं हो पाते थे. आजकल तो इट इज़ गूगल, एवरी हॉस्पिटल, एवरी पेट्रोल पंप और एनी थिंग नियर बाय, वॉट एवर यू वॉन्ट टू इज़ एट एक्सेस. कोई भी फूड स्टॉल, कोई भी एरिया जहाँ आपको जाना है, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, एवरी कॉन्टैक्ट इज अवेलेबल ऑन द गूगल, राइट. पहले इट वॉज नॉट लाइक दैट. सो देयर यूज्ड टू बी अ डायरेक्टरी जिसके अंदर सारे की सारी इन्फॉर्मेशन या सारे इंपॉर्टेंट कॉल्स, इंपॉर्टेंट लोगों के नंबर्स अवेलेबल होते थे, वॉट एवर यू वॉन्ट टू रीच टू. सो देयर वॉज अ डायरेक्टरी. दैट डायरेक्टरी इज़ अ बिग बुक, है ना. वो एक बड़ी बुक हो गई जिसके अंदर ऑल इंडिया लेवल की बात हो रही है. पूरे इंडिया के इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स उसके अंदर अवेलेबल है. ठीक है, मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया? आई एम प्रोसेसिंग दिस कि जो हम NFI की बात कर रहे हैं, व्हाट इज NFI? NFI का क्या मतलब है? जो नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया है, नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया इज लाइक दैट डायरेक्टरी. ठीक है, इज लाइक दैट डायरेक्टरी. मतलब मैं इसमें क्या समझाना चाह रही हूँ आपको कि ये एक बहुत बड़ी बुक होती है जिसके अंदर आपको हर ड्रग का जो भी इंडिया में बनी है अंदर, या जितनी भी इंडिया के अंदर यूज़ होती हैं ड्रग्स, उस सारी ड्रग्स का जितनी भी मार्केट में अवेलेबल हैं हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है. तो दिस इज अ बिग बुक जिसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. तो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम हॉस्पिटल फॉर्मुलरी? हॉस्पिटल फॉर्मुलरी इज अ स्मॉल डायरी, है ना. एक ये छोटी सी डायरी होती है जो पर्सनली आपके पास होती है या मेरे पास होती है या फिर किसी एक पर्सनल हॉस्पिटल के पास होती है. द वन हॉस्पिटल हैविंग अ पर्टिकुलर फॉर्मुलरी, उसने एक बुक बना रखी है अपनी, जितने ड्रग्स उसके पास हैं, जितने वो मार्केट करती है हॉस्पिटल, या जो वो चेंज करता रहता है, जो उसकी फार्मेसी में अवेलेबल हैं, जो उन पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट हैं, ऑल दीज आर रेफर्ड टू एज द हॉस्पिटल फॉर्मुलरी. मतलब आप एक कंट्री के अंदर एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में बैठे हैं जहाँ पर सिर्फ पर्टिकुलरली फीवर, मलेरिया, डेंगू के पेशेंट्स आते हैं, बट नॉट ऑफ काला आजार. तो फिर दे विल नॉट कीप द मेडिसिन ऑफ काला आजार ना. तो जहाँ की जो डेमोग्राफिक पॉपुलेशन के हिसाब से जोन सी डिजीज़, जोन सी एज ग्रुप में जिन ब्रांड्स की ज़्यादा यूज़ होती हैं, सिर्फ वही वाली मेडिसिन हम यूज़ करते हैं या उस फार्मेसी में रखते हैं. तो वो बन जाती है एक हॉस्पिटल की फॉर्मुलरी. वी कीप अपडेटिंग दिस.
इसमें ऑडिट होता रहता है। वी नीड अ फार्माकोलॉजिस्ट, वी नीड अ क्लिनिशियन, आपको माइक्रोबायोलॉजिस्ट चाहिए होता है, एक फार्मासिस्ट चाहिए, एक नर्सिंग सीनियर स्टाफ चाहिए होता है जब भी एक आप फॉर्मूलरी डिज़ाइन करते हैं। तो उन सब लोगों का ऑडिट होता है और फिर वो 2-3 महीने के सर्वे के बाद, हर 2-3 महीने के सर्वे के बाद वो देखते रहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में कितनी दवाई यूज़ हो रही है, कौन से ब्रांड की यूज़ हो रही है, हमें कौन सी दवाई रिमूव कर देनी चाहिए, कौन सी ले आनी चाहिए। सो ऑल दिस कम्स अंडर अ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, राइट। बट जो NFI है, इट इज़ अ नेशनल बॉडी जिसको आप रेफर करते हो, तो इट इज़ लाइक अ डायरेक्टरी जिसको आप रेफर कर रहे हो। इट इज़ अ बिग बुक विच कंटेन्स ऑल द इन्फॉर्मेशन। अब कौन सी ऑल द इन्फॉर्मेशन, कौन सी? एक फॉर्मूलरी में हमें क्या मिलेगा? जेनरिक नेम ऑफ द ड्रग, ब्रांड नेम मिलेगा, कितनी स्ट्रेंथ में है, वो किस काम आ रही है, कौन सी डोजेज फॉर्म में अवेलेबल है, इट कैन बी टॉपिकल, ओरल, सॉलिड, क्या लिक्विड फॉर्म में, कैसे आप उसको देते हो, आप उस पोसोलॉजी क्या है, उसकी टॉक्सिकोलॉजी, कितने एडवर्स ड्रग रिएक्शंस दे रही है। व्हाट इज अ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी? इट इज अ कॉन्टिन्यूसली रिवाइज्ड कंपाइलेशन ऑफ द डोजेज एजेंट्स एंड देयर फॉर्म्स। ठीक है, क्यों हम करते हैं? एक तो इकोनॉमिकल, कोई बहुत महंगी दवाई नहीं देनी चाहिए आपको जो सस्ती पड़ रही है, जो पेशेंट के लिए बेनिफिशियल है, जो पेशेंट अफोर्ड कर पा रहा है, आप उसको भी कंसीडर करते हैं। रैशनल होनी चाहिए, इरैशनल कॉम्बिनेशंस नहीं आपको रखने होते हैं। आपके पास कौन सा पेशेंट है, ये भी हमने बात कर ली कि वहाँ पे काला आजार का पेशेंट है या नहीं है, तो उस हिसाब से हम रखेंगे दवाई। आप इनको लेते हैं सिलेक्शन ऑफ ड्रग करने के लिए, हमने बात करी, एक नर्स चाहिए होती है, फार्मासिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट या फिर क्लिनिशियंस डिफरेंट ब्रांचेस से चाहिए होते हैं। एक मेडिसिन का जैसे चाहिए होगा या फिर कोई गायनेक चाहिए होगी। तो ऑल दीज पीपल कंबाइनली पुट एन ऑडिट या फिर ये एक टीम अप बनाते हैं और ये फाइनली सारे जाके आपका एक फॉर्मूलरी डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि हॉस्पिटल भी आगे कितने टाइप्स की फॉर्मूलरी होती है। तो टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी आर ओपन फॉर्मूलरी, क्लोज्ड फॉर्मूलरी या फिर इंसेंटिव बेस्ड फॉर्मूलरी। ओपन फॉर्मूलरी मीन्स इट इज़ फॉर ओपन असेस कि हमारे पास मान लो पैरासीटामॉल है या फिर हमारे पास डोलो 650 है और कितनी भी दवाई जिस भी चीज़ के लिए होगी वो सारी की सारी जो ओपन एक्सेस में अवेलेबल है, तो हमने क्या बोल दिया है उसको? ओपन फॉर्मूलरी बोल दिया है। जब हम क्लोज्ड की बात कर रहे हैं तो मतलब मैं पर्टिकुलर एक ग्रुप की बात कर रही हूँ। आई एम वेरी रिस्ट्रिक्टेड और आई एम वेरी स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एंटी कैंसर ड्रग्स के बारे में मैंने एक फॉर्मूलरी बनाई हुई है। तो एंटी कैंसर ड्रग्स हैज़ अ फॉर्मूलरी कि हमारे पास कितने कितने एंटी कैंसर ड्रग आते हैं, किसके कौन से ADRs हैं, और हमने ये सब मेंटेन करा हुआ है कौन सी यहाँ पे सबसे ज़्यादा ईजिली अवेलेबल है, कौन सी इकोनॉमिकल पड़ती है। अगर इट इज़ वेरी स्पेसिफिक टू एंटी कैंसर ड्रग्स या फिर इट इज़ वेरी स्पेसिफिक टू एंटी डायबिटिक ड्रग, इफ इट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक थिंग, तो हमने उसको क्या बोल दिया है? फॉर वन कैटेगरी इट इज़ अ क्लोज्ड और अ रिस्ट्रिक्टिव टाइप ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। Then the third type of information which we can keep या type of formulary में, that is the incentive based. Now let's understand what I mean by incentive based hospital formulary. जो हॉस्पिटल्स होते हैं they keep every range of drug, right? It will have 10 rupee drug, it will even have 100 rupee drug, and it will even have 1000 rupees of drug, right? But the patient which is IPD will need insurance, right? Some of the insurance companies के साथ इनका tie up होता है कि आपने medical insurance ले रखी है supposingly 5 lakh rupees की, ठीक है? You have an insurance. Now you needed the insurance. आपको कोई भी बीमारी हुई and उसकी वजह से आपको insurance लेनी पड़ी. But in cases of आपने क्या करा, आप उसका कुछ प्रीमियम पे करते हैं हर ईयर, ठीक है? यू पे प्रीमियम एवरी ईयर टू गेट दैट इंश्योरेंस, ठीक है? कि हमें मान लो आने वाले 5 साल में 10 साल में कभी कोई प्रॉब्लम होती है, देन द कंपनी इज लायबल टू पे आवर बिल्स, ठीक है? दैट कंपनी पेज द बिल्स टू द हॉस्पिटल फॉर वॉट एवर सर्विसेज यू विल बी गेटिंग इन दैट हॉस्पिटल. बट इन केस ऑफ मेडिसिन, उस हॉस्पिटल में आप मेडिसिन भी लोगे, है ना, जाते टाइम या आते टाइम या ड्यूरिंग द योर स्टे इन द हॉस्पिटल. व्हाट इज को पेमेंट? जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं दे गिव यू अ पॉलिसी जिसके अंदर वो ये कहती हैं कि आप हमें प्रीमियम दीजिए बट आप हमें कम प्रीमियम दीजिए, लो प्रीमियम. तो यूजुअली जो आपको प्रीमियम देना पड़ता है विच इज़ अ लिटिल हायर, बट वो कहते हैं लो प्रीमियम दीजिए बट एट द टाइम ऑफ योर नीड
बट एट द टाइम ऑफ योर नीड, मान लो आपको ऑपरेशन कराना है या आपकी कोई सर्जरी प्लान है या वट एवर कुछ ऐसा निकल आता है आपके अंदर, देन यू विल हैव टू डू सम को पेमेंट, साथ में आपको कुछ रुपया पे करना पड़ेगा. इट कैन बी 10% ऑफ द मेडिसिन, है ना. वो कहेंगे कि हमें एक्स्ट्रा पे नहीं करेंगे, आप 10% ऑफ द मेडिसिन बिल आप पे करेंगे. सपोज दिस इज द कंडीशन, राइट. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ को पेमेंट. तो हमने क्या किया, एक इंसेंटिव बेस्ड हॉस्पिटल फॉर्मूलरी बनाई. सो वी मेड अ इंसेंटिव बेस्ड हॉस्पिटल फॉर्मूलरी. इन दिस फॉर्मूलरी स्पेशली देयर आर 3 टायर्स. हमने क्या करा, हॉस्पिटल ने अपने बजट को देखते हुए उनको 3 टायर कैटेगरी में प्लेस करा मेडिसिन को. उसने कहा कि मेरे पास XYZ ड्रग हैं जो मेरे पास थोड़े से सस्ते या इकोनॉमिकल या फिर जेनरिक ड्रग्स हैं, वो मैं दे देता हूँ फर्स्ट टायर के अंदर. जो थोड़े और कॉमन यूज़ की एंटीबायोटिक्स हो गई या कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स हो गए, वो मैं सेकेंड टायर में रखूँगा. और कुछ जो बिल्कुल ही स्पेसिफिक ड्रग्स हैं, दोज आर द कॉस्टली वंस, वो मैं अपने थर्ड टायर में रखूँगा. ये एक हॉस्पिटल फॉर्मूलरी ने अपने टायर सिस्टम बनाए. तो इसको ऐसे समझते हैं, जब आप फर्स्ट टायर वाला कोई ड्रग चूज़ करते हैं तो आपको 10% को पेमेंट करना पड़ेगा. सेकंड टायर वाला करेंगे तो 20% और थर्ड टायर वाला करेंगे तो 25% ऑफ को पेमेंट बाय द पेशेंट होगा. ठीक, मान लो मेरे पास 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस है, तो अगर मुझे उसमें से XYZ जितना भी खर्चा होगा मेरा, है ना, बट उसमें से मुझे 10% को पेमेंट करनी पड़ेगी. मीन्स 50,000 आई विल हैव टू पे टू द कंपनी, टू द इंश्योरेंस कंपनी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ माई यूटिलाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इंश्योरेंस. ठीक है, what I am trying to tell you, for example in the tires, I for now have considered कि एंटीबायोटिक स्पेस को समझते हैं. what I am trying to tell you कि जब एंटीबायोटिक्स की हम बात करते हैं तो फर्स्ट टायर सिस्टम होता है, सेकेंड टायर और थर्ड टायर, ये हमें समझ में आ गया. आपका जो फिजिशियन है उसने आपको देखा और उसने कहा कि ये कोई बेसिक सी इन्फेक्शन है जिसको हम कॉट्रिमॉक्सोजोल या फिर सेप्ट्रान जैसा ड्रग दे के भी ठीक कर सकते हैं. ठीक है, अब जो सेप्ट्रान ड्रग है दैट कॉस्ट ओनली ₹10. तो उसको जो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी है उन्होंने फर्स्ट टायर के अंदर रखा है कि दिस विल प्रोवाइड टू द पेशेंट फॉर द फर्स्ट टायर. 10% ही एक्स्ट्रा लगेगा अगर आप फर्स्ट टायर के अंदर आते हो, तो मतलब ₹9 will be paid by the health insurance company and only ₹1 will be paid by the patient. ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ, बट उसमें क्या होता है कि पेशेंट को क्या बेनिफिट होता है, पेशेंट का प्रीमियम कम हो जाता है. जो ईयरली प्रीमियम आप दे रहे होते हैं वो आप कम हो जाते. इस एग्जांपल में आपको सिर्फ ₹1 एक्स्ट्रा भरना है, या जितनी दवाई लोगे उसके हिसाब से 1-1 रुपया या 4 स्ट्रिप 10 स्ट्रिप जितनी भी आप ले रहे हैं आपको 5-10 रुपया भरना पड़ सकता है. ठीक है, अगर आप सेकेंड टायर की तरफ मेडिसिन चूज़ करते हैं, सपोजिंगली आपका जो फिजिशियन है वो क्या कहता है कि नहीं, दिस इज़ अ लिटिल सीवियर इन्फेक्शन एंड वी हैव टू गो फॉर ऑगमेंटिन या फिर हमें अमॉक्सिक्लेव में जाना है, तो हॉस्पिटल के पास तो ये दवाई भी है बट उसने उसको सेकेंड टायर के अंदर रख रखा है. नाउ द प्रीमियम कम्स आउट टू बी 20%. ठीक है, अब आपको 20% को पेमेंट करनी है. ऐसे ही जब आप थर्ड टायर में जाते हैं तो आप मीरोपेनम या ऐसी दवाई उसने अपने हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में इंसेंटिव बेस में रख रखी है कि आई विल प्रोवाइड यू दिस मेडिसिन बट फॉर दिस आई विल बी चार्जिंग 25% एक्स्ट्रा. नाउ व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ दिस एक्स्ट्रा, वो ये बोल रहा है कि हमारे पास दिस इज़ द इंसेंटिव बेस्ड मेडिसिन, राइट. अब इसके अंदर इंसेंटिव क्या है कि हॉस्पिटल विल गेट, हॉस्पिटल कैसे ले रहा है पेमेंट, मान लो उसकी दवाई है ₹100 की. ठीक है, सपोज दिस इज़ ₹100 मेडिसिन. उसने क्या किया, वो जो मेडिसिन है उसने पेशेंट को प्रोवाइड करी बट पेशेंट ने सिर्फ 10% उसका देना था. तो पेशेंट, ठीक है, पेशेंट ₹10, पेशेंट विल पे ओनली ₹10 एंड द पेशेंट विल लीव. रेस्ट 90% विल बी पेड इंश्योरेंस कंपनी. अब वो जो 90% है उसमें ₹90 हो गए या फिर ऐसे ऐसे करके कितना भी रुपीज़ हो सकता है. इसका बेनिफिट क्या होता है लॉन्ग टर्म में, इंसेंटिव बेस्ड वाले का, इंसेंटिव बेस्ड फॉर्मूलरी के अंदर आपको को पेमेंट या पार्ट पेमेंट करनी होती है जिसकी वजह से आपका प्रीमियम कम हो जाता है. तो ये पेशेंट के लिए ही बेनिफिशियल होता है. इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट बिकॉज दे अग्री टू को पे एट दैट पर्टिकुलर टाइम ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंश्योरेंस. बट अगर उनको इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है
तो उनको हमेशा के लिए प्रीमियम तो कम ही पे करना पड़ेगा. आर वी एबल टू गेट दैट? सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी कि हॉस्पिटल ने एक तरह की फॉर्मूलरी रिलीज़ कर रखी है जिसके अंदर वो आपकी पार्ट पेमेंट्स एक्सेप्ट करता है फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी एंड फ्रॉम द पेशेंट एज वेल, राइट. एंड इवन ऐसा नहीं होगा कि आप कोई भी पेशेंट के लिए कोई भी दवाई दे सकते हैं. यू हैव टू जस्टिफाई योर चॉइस ऑफ ड्रग्स to the insurance company because वहाँ से बाकी पार्ट पेमेंट आने वाला है कि why you have given meropenem and why not you have given Septran to the patient. So there need to be a justification. तो या तो आप बहुत ही ब्रांडेड ड्रग दे रहे हैं या फिर पेशेंट की रिक्वायरमेंट ऐसी है या उस ऑर्गेनाइजेशन को ये रिक्वायरमेंट थी या उस पेशेंट की कंडीशन ऐसी थी या डॉक्टर को ऐसा लगा. सो देयर नीड टू बी अ जस्टिफिकेशन फॉर द अपग्रेडिंग ऑफ द टायर्स. ठीक है. सो दिस क्लियर्स ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग द incentive based medicine. ठीक है. So these are all the different types of hospital formulary which you should be knowing about. So what are the objectives which you keep in mind while making the हॉस्पिटल फॉर्मूलरी? सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि बार बार पेशेंट आईपीडी में ना आए और जितना पेशेंट हो सकता है वो ओपीडी वाला ट्रीटमेंट ले, है ना, हॉस्पिटलाइजेशन की उसको ज़रूरत ना पड़े. दूसरा, हम चाहते हैं उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो. जो भी आप दवाई दे रहे हो हम बार बार नहीं चाहते कि उसको उसकी वजह से एडमिट होना चाहिए, बट हम उससे रिजल्ट चाहते हैं. सो एज अ डॉक्टर वी वांट इट शुड बी एफिकेशियस and it should have the good safety and good tolerance and give out the good results, है ना. हमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि पेशेंट को इकोनॉमिकल तो पड़नी ही चाहिए, बट एज अ डॉक्टर्स व्हाट वी कंसीडर, हमको सबसे पहले उसकी एफिकेसी देखनी है कि वो हमें अच्छी दवाई अच्छी तरह से एक्शन दे भी पा रही है या नहीं दे पा रही है. ठीक है. देन वी ऑल्सो वॉन्ट कि हमें रीहॉस्पिटलाइजेशन ना करना पड़े. जब आप दवाई दे रहे हैं, आप हॉस्पिटल फॉर्मूलरी मेंटेन कर रहे हैं, तो हम उससे ये भी चेक कर सकते हैं कि कितने पेशेंट्स ने कितनी बार ये दवाई दी जा रही है, तो उससे भी आपका रीहॉस्पिटलाइजेशन काउंटर हो जाता है. ठीक है. नाउ आई मूव फॉरवर्ड टू NFI की डिफरेंट एडिशंस कितने आ चुके हैं. तो हमारा जो फर्स्ट एडिशन था वो 1960 के अंदर आया, विच वॉज द फर्स्ट एडिशन. ठीक है. Now we have come over to the 6th edition. हमारा जो करंट एडिशन चल रहा है that is the 6th edition which is the National Formulary of India 2021 के अंदर जो आया. So you should be knowing about the different editions. Sometimes they are asked कि हमारा इस समय कौन सा करंट चल रहा है and अब तक कितने editions आ चुके हैं. So by far we have 6 editions. ठीक है. So now I have put an example from that particular National Formulary of 2011 वाली book. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल. मान लो अगर हमने लिग्नोकेन ड्रग के बारे में आपने सर्च करा तो वो आपको कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, क्या कहाँ पे यूज़ की जाती है, किस किस फॉर्म में अवेलेबल है, इंजेक्टेबल है, टॉपिकल है, जेल, ऑइंटमेंट, स्प्रे, जैसे भी अवेलेबल है वो आपको बताएगा. कितनी डोज में किस पेशेंट के लिए दी जाएगी, लोकल एप्लीकेशन करनी है या नहीं करनी, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, प्रिकॉशंस कैसे ले सकते हो आप, इसके ADRs क्या हैं, कौन से स्टोरेज फॉर्म में आपको कैसे इसको रखना होता है. So in general these are all the informations which are very important as a doctor या फिर as a medical professional or somebody who's practicing or as a pharmacologist. So this is a thing which you should be knowing and it is of utmost importance. जबकि हम फार्माकोपिया में देख रहे थे तो these were not the informations which were given, right? तो हम वहाँ पे कंपेयर कर पा रहे हैं कि वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी those were really important for the pharmaceutical industries और for the people of the pharmacy, क्योंकि वहाँ पे केमिकल टेस्ट, एसेज और हर उस चीज़ के बारे में बात की गई थी जहाँ से उस ड्रग का एक्सट्रैक्शन हुआ है. बट यहाँ पे उसका यूजेज और किन कंडीशंस में रखना है, कैसे वो दवाई ली जानी चाहिए और उसके क्या क्या ADRs आ सकते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये सारी बात आपको किस में देखने को मिल रही है, NFI के अंदर देखने को मिल रही है. ठीक है. Now we also know what is the difference between a formulary and a pharmacopoeia and the difference between a hospital formulary, national formulary of India. अब हमें सारे differences पता लग गए हैं. ठीक. Sometimes this is asked as a viva question, so I hope so after this you will be able to get that. This is all for today's video. Thank you so much for listening. Happy learning. Like, share, subscribe. Bye bye.